नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। बीजेपी ने 39 सीटों के लिए पहली सूची जारी कर दी है, लेकिन 66 सीटों पर विपक्ष ने क्या तैयारी की है, इसकी तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई है। बीजेपी ने अपनी लिस्ट से कई संदेश भी देने की कोशिश की है, साथ ही टिकट को लेकर नेताओं के बीच क्या स्थिति है यह भी जान लिया है। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस कब 66 सीटों के लिए सूची जारी करेगी? क्या बीजेपी की लिस्ट से पहले कांग्रेस को अपनी रणनीति बनाने में कोई और फायदा होगा या फिर कांग्रेस अपनी रणनीति बदल देगी? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। चुनाव की तारीख से पहले जारी हुई बीजेपी की इस सूची ने सबको हैरान कर दिया। हारी हुई 39 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार को उतार कर ये बता दिया कि उसकी तैयारी कांग्रेस से कहीं आगे है। लेकिन बीजेपी ने इस लिस्ट के जरिए उस जमीनी हकीकत को भी जाना जिसका डर हर एक पार्टी को रहता ही है। इस सूची में जहां सिंधिया खेमे के अंदर सिंह कंसाना का नाम शामिल है, तो वहीं गौहद से सिंधिया समर्थक रणवीर जाटव का टिकट भी काट दिया ताकि ये जानने में आसानी रहे कि किस नेता की कैसी प्रतिक्रिया है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने अपने नेताओं पर ही भरोसा जताया है, यानी किसी भी ऐसे नेता को इन 39 सीटों पर टिकट नहीं मिला जिसने पैराशूट लैंडिंग की। हालांकि बीजेपी इस लिस्ट को लिटमस टेस्ट की तरह नहीं देख रही। जो भी उम्मीदवार पार्टी ने बनाए हैं वो बहुत सोच समझ के विचार करके निर्णय किया है और सभी हमारे जीतने वाले उम्मीदवार। कांग्रेस तो कह रही थी कि हम जुलाई में कर देंगे, पर उनके तो हुए नहीं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 39 प्रत्याशी पार्टी ने घोषित कर दी है। तो पार्टी की तरफ से पूरी चुनावी रणनीति तैयार है और जिस रणनीति के आधार पर हमारा केंद्रीय नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व पूरी रणनीति के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं और शानदार सफलता मध्य प्रदेश में पार्टी को मिलेगी। बीजेपी ने इस लिस्ट के जरिए कई संदेश देने की भी कोशिश की। टिकट को लेकर खींचतान न हो, इसके लिए अपने नेताओं को दूसरी जगह भी शिफ्ट किया। सोनकच्छ से राजेश सोनकर को मिला टिकट इसका ही उदाहरण है। लेकिन कांग्रेस 66 सीटों पर कब उम्मीदवार उतारेगी, इसकी तस्वीर साफ नहीं है। हालांकि दिग्विजय सिंह इन सीटों का दौरा कर कमलनाथ को रिपोर्ट सौंप चुके हैं। यूं तो कांग्रेस ने दावा किया था कि वो चुनाव के 6 महीने पहले ही सूची जारी कर देगी, लेकिन ऐसा ना हो सका और शायद अब कांग्रेस बीजेपी की सूची को समझकर अपनी रणनीति में बदलाव कर सकती है। लेकिन कांग्रेस की माने तो उसकी सूची भी जल्द ही जारी होगी। भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ कर ले, इस चुनाव में उसकी पराजय तय है और जिन 66 सीटों पर कांग्रेस ने रणनीति बनाई है उसमें से 40-42 सीटें कांग्रेस जीतने की स्थिति में है और उसके अकॉर्डिंग हम रणनीति तैयार कर चुके हैं। कुल मिलाकर बीजेपी ने पहले सूची जारी कर तो जान लिया है कि बाकी सूची उसे कैसे जारी करनी होगी और उसका असर नेताओं पर कितना पड़ेगा। हालांकि अब चुनौती कांग्रेस के सामने है, क्योंकि कांग्रेस की सूची जारी होने पर अगर उसके नेताओं के बीच नाराजगी के सुर सुनाई दिए तो इसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। खैर, अब इंतजार कांग्रेस की 66 सीटों पर जारी होने वाली सूची का है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दो वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और रमेश शर्मा जी और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है और इसके बाद क्या कांग्रेस अपनी रणनीति बदलेगी और जो विरोध के सुर सुनाई देने लगे हैं उससे उसको फायदे की उम्मीद दिख रही है? नहीं, अभी बहुत समय है, चुनाव की घोषणा नहीं हुई है और ऐसी स्थिति में जो विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं या विरोध के स्वर उठ रहे हैं, इनके कोई मायने नहीं है। क्योंकि मैं एक बात को हमेशा से आपके चैनल के माध्यम से कहता रहा हूं कि अब भाजपा के पास न तो नेताओं की कमी है और न कार्यकर्ताओं की कमी है, और जो कार्यकर्ता या नेता ठेकेदार बनेगा उसको निपटा करके उसका विकल्प लाने की ताकत भी है। निपटाने का अभिप्राय किसी का नाश करना या नुकसान करना नहीं है। निपटाने का ये है कि आप यदि ज्यादा नेतागिरी कर रहे हो तो घर बैठो,
तो ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति के आधार पर जिन 39 सीटों पर, क्योंकि ये टोटल 42 सीटें थी जिन पर घोषणा होना थी, 4 सीटों पर शायद मुझे जानकारी मिल रही कि सब वो नहीं बन पाई, और उसमें जो नाम सामने आए हैं, इन नामों में कई समीकरण एक साथ समाहित हैं। इसमें जातिगत समीकरण भी है, क्षेत्रीय संतुलन भी है, सीटों की अदला बदली भी है, परिवार के अंदर जो उदयमान व्यक्ति है उसका नाम भी है, और ये भी नाम है कि जिस व्यक्ति को हमें एक स्थान से हटा करके, जैसे आपने राजेश सोनकर जी का उल्लेख किया था, राजेश सोनकर जी को इनके सामने सज्जन सिंह वर्मा वाली सीट पर, हालांकि ये सज्जन सिंह वर्मा की परमानेंट सीट नहीं है, क्योंकि इस सीट से फूलचंद्र वर्मा और राजेंद्र वर्मा भी चुनाव जीत चुके हैं, इसलिए ये कोई बहुत ऐसा हार्ड एंड वाली सीट नहीं, लेकिन सज्जन सिंह वर्मा एक बड़ा नाम है मध्य प्रदेश की राजनीति में, इसलिए उनके सामने पहले से ही कैंडिडेट दे देना ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन आप एक विचार करिए कि यदि केवल हारी हुई सीटों के लिए ही देना था तो लाहौर से क्यों नहीं दिया गया, अन्य जो प्रमुख स्थान है वहां से क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि ये सीटें जो है ये समीकरण के लिए अभी बची हुई हैं कि आपको यदि जीतना है तो आप 4 सीटें हरवाइए। तो ये जो राजनीति में समीकरण बनते हैं ये सब उनके गणितों के आधार पर है। लेकिन मैं कुल मिलाकर के ये कह सकता हूं कि भाजपा ने इस बार का चुनाव एक ऐसी रणनीति के साथ लड़ने का काम प्रारंभ किया है जहां से केवल जीत ही निकल करके सामने आएगी। मुझे ये जानकारी में है कि अब भाजपा का नेतृत्व जो है ये दावा कर रहा है कि इस 39 सीटों में से ज्यादातर सीटें जीतने की स्थिति में आ जाएंगे, यानी ये 30 सीटें भी मानी जा सकती हैं जो कठोर से कठोर सीटों में भी जीतने की संभावना देखी जा सकती है। 2 बातें छोटी छोटी मैं ब्रजेश जी और आपके ध्यान में लाऊं। पहला, इसमें समीकरण जैसा मैंने जातिगत क्षेत्रीय कहा तो कहा ही, वो तो अपनी जगह है, लेकिन नेताओं के अहम संतुष्ट करने का भी इसके अंदर एक बड़ा पक्ष ध्यान में रखा गया है, और वो है उमा भारती जी का मूल रूप से प्रीतम लोधी वाला मामला, क्योंकि प्रीतम लोधी तो कक्काजू से 2-3 बार हार चुके हैं, तो कोई बहुत बड़ा मामला तो नहीं है ये कि वो यहाँ इस बार बड़ी सेंधमारी कर देंगे। लेकिन उमा भारती जी के मन में ये नाराजगी थी कि ना तो उनको महत्व मिल रहा है, ना इसके अलावा जो है उनके समाज को महत्व मिल रहा है। भतीजे की भी चिंता रही होगी ना उनको। भतीजे की चिंता तो बाद में आएगी वो तो, पर मैं क्या कहना चाहता हूं कि उमा भारती जी की राजनीति को समझने वाले लोग ये अच्छे से समझते हैं कि वे राष्ट्रवाद की प्रखर राजनेता हैं, और उनका जो हिंदुत्व के प्रति उनका जो अनुराग है वो भी किसी से छुपा नहीं है। लेकिन इसके अलावा वो जो है एकदम से अपनी जाति के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं, और वो ये चाहती हैं कि जो कोई व्यक्ति लोधी समाज का है उसको राजनीति तो शर्मा जी, आपके हिसाब से तो कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला है, पहले सूची बीजेपी ने जारी कर दी है तो ये सब बीजेपी का माइंड गेम है। नहीं, अभी अपने को मैंने कांग्रेस के फायदे नुकसान पर नहीं बोला है, और मैं केवल अभी तक तो इस सूची के संदर्भ में बात कर रहा था कि सूची के पीछे की कहानी पटकथा क्या है, मैं वो बता रहा था। दूसरा बात, अब आप कांग्रेस के फायदे के लिए बताइए, तो कांग्रेस फायदा लेना कहां चाहती है ब्रजेश जी, आप एक बात बताइए ना। भाजपा की पिच पर कांग्रेस खेल रही है, कांग्रेस का नेता आज तक ये नहीं बता पाया कि वो क्यों सरकार बनाना चाहते हैं। 20 साल से जनता ने उनको हटा रखा है, तो क्यों सरकार बनाना चाहते हैं, एक बार आप लेके आइए। 2003 में जब दिग्विजय सिंह जी को हटाने के लिए उमा भारती के नेतृत्व में सरकार आई थी, माननीय बड़े भाई साहब बैठे हैं, उनको मालूम है कि उमा भारती जी ने संकल्प यात्रा प्रारंभ करने के लिए लाल परेड में जो संकल्प रैली की थी, उस रैली में स्पष्ट विजन बताया था कि हम मध्य प्रदेश में सरकार क्यों चाहते हैं। आप बताइए ना, कमलनाथ जी क्यों चाहते हैं मध्य प्रदेश में सरकार। उन्होंने 18 महीने में जो दिया है उसके बाद उन्हें आज स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की अपेक्षा थी एक नया चेहरा, एक योग्य अनुभवी चेहरा मध्य प्रदेश की सरकार में आया। मैं बार बार आपको मनोज जी, ब्रजेश जी, आपके सामने मैंने ये बात कही है कि काठ की हड्डियां होती है, वो एक बार तो चढ़ सकती है, फिर आपको अपनी क्षमता सिद्ध करना पड़ेगी कि अब आप काठ की हड्डियां नहीं हो। कमलनाथ जी ने अपना फ्रेश पीस चेहरा, इसके बाद जो है आपका जो किसान कर्ज माफी का उज्जवल नारा, और उसी समय मंदसौर हुआ था, तो आपको 3-4 चीजें प्लस में मिली थी। उसके बाद भी आजादी, मध्य प्रदेश के गठन के बाद से जो विधानसभा कभी हंग नहीं हुई, ये हंग तक ले जा पाए,
और अब जब एक बार आजमाया हुआ 18 महीने का चेहरा है, वो हंग से बढ़ा के ले जाने की कैपेसिटी कैसे प्राप्त करेगा, ये तो बताना पड़ेगा ना प्रदेश की जनता को कि मैं ये चमत्कार करूंगा, इसलिए आप मुझे अब हंग में मत छोड़िए। तो इसलिए इनको लाभ होगा वो एक पक्ष है, लेकिन लाभ लेगा कौन? जो युवाओं को आगे नहीं आने दे रहे, और उनके प्रवक्ताओं की शैली देखिए, वो केवल एक लाइन बोलते हम तो आता हूं शर्मा जी, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। आज काउंटर सवाल मनोज जी भी करेंगे, हम दोनों सवाल करेंगे आप दोनों वरिष्ठों से और आप जवाब दीजिएगा। तो शर्मा जी, रमेश शर्मा जी, क्या वजह है कि सिर्फ 39 सीटों पर ही उम्मीदवार घोषित किए? ज्यादा भी कर सकती थी बीजेपी, या सिर्फ वो टेस्ट करना चाहती, जो नए प्रयोग करती है मध्य प्रदेश में कि युवा सबसे ज्यादा बड़ा संगठन है, किया एक के बाद एक प्रयोग करती रही है, तो ये भी एक प्रयोग ही है क्या संदेश देना चाहती है? देखिए, निश्चित रूप से ये जो उन्होंने अभी 39 सीट घोषित की है, मैं समझता हूं इसके पीछे 3 कारण हो सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात, अगर 2018 का चुनाव देखेंगे तो उसमें दोनों पार्टियों में सीट में तो अंतर हो सकता है, लेकिन वोट में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 0.0 से भी कम का अंतर दोनों में है। दोनों के वोट बराबर हैं। अब उस बराबर के वोट में भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा बिंदु नहीं छोड़ना चाहती जिसमें उनको अगली बार सरकार बनाने में कठिनाइयां हो। ये जो 39 सीट उन्होंने घोषित की है, स्वाभाविक रूप से ये वो सीटें हैं जिसमें भाजपा का कोई विधायक नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से इन 39 सीटों में भाजपा को खोने के लिए कुछ नहीं है। अब मैं दूसरी बात आता हूं, जो उन्होंने कैंडिडेट घोषित किए हैं, मुझे जो लग रहा है कि अभी कम से कम इसमें भाजपा 50%, 18 से 20 सीट इसमें अगर खुद गलती नहीं करेगी तो 18 से 20 सीट इसमें जरूर ले लेगी। मुझे कुछ नाम क्लियर दिख रहे हैं कि कौन कौन इसमें से निकल जाएंगे। तो एक बात। दूसरी बात, उन्होंने ये प्रयोग करने की कोशिश की है कि पिछली बार 2018 में जो भाजपा को नुकसान हुआ था, उसमें कांग्रेस की कर्ज माफी या दिग्विजय सिंह जी की जो नर्मदा यात्रा थी वो तो अपनी जगह हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा ने जो टिकट बांटे थे उसको लेकर के जो असंतोष उत्पन्न हुआ था वो आखिर तक वो कंट्रोल नहीं हो पाया था। और उसके मैं 4-5 आपको उदाहरण भी दे सकता हूं। जैसे मान लीजिए उदयपुरा की सीट है, भोपाल पश्चिम की सीट थी, भोपाल दक्षिण की सीट थी, या इंदौर 1 की सीट थी, या विदिशा की सीट थी। इन सीटों पर जो उम्मीद थे, या गुना जिले में बमोरी की सीट थी, आखिर तक भाजपा अपने टिकट के असंतोष को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाई थी। इसके वजह से ये सीटें हारी। अब ये जो उन्होंने 39 सीट घोषित कर दिए हैं, मान करके चलिए कि इस बीच में ये सारे के सारे लोग 15 दिन तक ये कंट्रोल हो जाएगा। एक आध जगह ही समस्या खड़ी होगी, बाकी लगभग अधिकतम 3-4 जगह होगी। लेकिन 35 सीटों पर भाजपा के भीतर टिकट को लेकर के जो कुछ बात होगी वो सारा एडजस्टमेंट हो जाएगा। उस सारे के साथ भाजपा का दूसरा ये कारण है। तीसरा जो उनका इतने ही फायदे हैं पहले उम्मीदवार घोषित कर देने से, तो ज्यादा से ज्यादा सीटों का कर देना चाहिए। और ये काम कांग्रेस क्यों नहीं कर रही? फिर 66 सीटों की बार बार बात करती है, अब तक घोषित नहीं कर पाई है। देखिए, कांग्रेस ने 3-4 बार कहा। एक बार तो उन्होंने कहा था हम साल भर पहले कर देंगे, फिर उन्होंने कहा था कि हम जुलाई में घोषित कर देंगे, लेकिन किसी वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। तो लेकिन भाजपा ने ये मुद्दा एक अपने आप में लपक लिया है। और ये जो उनका कार्यकर्ताओं का मतदाताओं के बीच में चाय का अभियान चल रहा है, ये मान करके चलिए कि अगले 15 दिन तक ये जो घोषित उम्मीदवार हैं ये भाजपा कार्यकर्ताओं के घर जाकर के चाय पार्टियां होंगी और उस असंतोष को ये लोग दूर कर लेंगे। तो स्वाभाविक रूप से एक बहुत अच्छी रणनीति के तहत भाजपा ने ये उम्मीदवार घोषित किए हैं। और वैसे भी आप अगर देख लें किसी भी राजनीतिक दल की पूरी सूची कभी घोषित नहीं होती, हमेशा वो किस्तों में ही घोषित होती है। इसी तरीके से ये किस्त जारी की है और हमको अब ये उम्मीद करना चाहिए अनुमान के आधार पर कि अगस्त के अंत तक कोई दूसरी किस्त भी भाजपा उम्मीदवारों की घोषित कर सकती है। वो भले ही चाहे 10, 12, 15 नाम हो, लेकिन घोषित हो सकती है। जी सुरेश शर्मा जी, एक बात ये भी है कि जो करप्शन के चार्जेस चस्पा करने का प्रयास हो रहा है मध्य प्रदेश में, पहले इसके बाद दूसरी एक चिट्ठी आती गौशाला वाली, और इस बीच अचानक से ये लिस्ट आ जाती बीजेपी की, और जो कांग्रेस के आधा दर्जन बड़े चेहरे हैं उनके सामने पार्टी ने अपने चेहरों को उतार दिया है। तो एक रणनीति ये भी कि पहले अपना घर बचाओ भैया, बाद में बाकी चिंता करना। देखिए, भ्रष्टाचार के बारे में हर आदमी ये महसूस करता है कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। और जब से 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से भ्रष्टाचार के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं, यानी 2 तरफा अटैक है। पहला ये कि जो
मोबिलाइजेशन ऑफ द फंड है, यानी पैसा भेजने की प्रक्रिया है, उसको ऐसा जो है जिसको कह सकते हैं जिसमें कोई लेकुना नहीं छोड़ा गया है कि सीधा अब उपभोक्ता के या हितग्राही के खाते में जाता है पैसा। तो इसमें जो अधिकारी और नेता लोग जो बीच में मिलकर के 85 पैसा जो राजीव गांधी के हिसाब से खा जाते थे, उसको जो है बड़ी संख्या में रोक दिया। हालांकि सरकार का दावा है कि हमने तो 85% ही रोक दिया, पैसा ही रोक दिया। एक तो ये बड़ी बात है। दूसरा, ये आया संदेश कि भाई जो राजनीति में भ्रष्ट लोग हैं उन लोगों को भी जो है कार्रवाई की जा रही है। अब इसमें एक सवाल उठता है कि केवल विपक्ष के लोगों को ही जो है इसमें निशाना बनाया जा रहा है और भाजपा में जो नेता है उनको नहीं बनाया जा रहा है। ये बड़ा सवाल उठता है। इस सवाल का जवाब हमारे पास भी नहीं था, लेकिन जब हमने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा सुनी तब जो है इस मुद्दे पर किसी ने मुद्दा उठाया था। तो भाजपा के एक मिनिस्टर ने ये कहा कि हमारे पार्टी के सांसद, मैं नाम नहीं जानता उसका, हमारे पार्टी के सांसद महोदय बैठे हैं, इनसे दबाव प्रेशर हुआ इनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का और 85 करोड़ रुपया पुराना टैक्स जमा कराया गया। तो इसका अभिप्राय ये है कि आप जो है, ये बात ठीक है, राजनीति में स्वाभाविक रूप से ये सब आरोप लगते हैं पक्षपात के, लेकिन वसूली जो है उस मामले में कहीं कोताही नहीं बरती जा रही। ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात मनोज जी, मेरा कहना यह है कि भ्रष्टाचार का जो आरोप है वो आखिर लगा कौन रहा है। यदि अन्ना हजारे आकर के लगाता है तो ये विश्वास किया जाएगा कि ये भ्रष्टाचार के आरोप सही लगा रहे हैं। अब मैं किसी का व्यक्तिगत नाम लेकर के क्यों किसी को ऐसे भी तो मामले देखे हमने जिन पे पीएम आरोप लगा देते हैं, वो बीजेपी में भी आ जाते हैं। नहीं, ये बड़ा राजनीतिक कमी है। ये इसके बारे में लोकतंत्र को विचार करना चाहिए, मतदाताओं को विचार करना चाहिए। इस बात में हम किसी का पक्षपात नहीं करेंगे, लेकिन व्यवहारिक बात इसमें यह है कि आप जो है, अब ये तो एक बात कही आपने मनोज जी, मैं तो दूसरी बात कहता हूं। मैं ये कहता हूं कि कमलनाथ जी ने बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि मुझे मालूम था कि भाजपा के राज में भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन मैं दूसरे कामों में लगा था तो मैं उस पर कार्रवाई नहीं कर पाया। आप बताइए, दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ तो इससे अच्छा सौहार्द और क्या चाहिए। तो रमेश शर्मा जी, एक और चीज है कि जो लिस्ट है जी, एक बात मनोज जी, एक बात, उमा भारती जी के समय जब सरकार थी तो दिग्विजय सिंह जी पर 14,000 करोड़ रुपया का आरोप लगा था और बाकायदा एक बुकलेट जारी की गई थी। लेकिन पेशी अकेली उमा भारती कर रही है ना। नहीं, वो आप अलग एंगल पे ले जा रहे हो बात को। मैं जो कह रहा हूं, मेरी लाइन आने दीजिए। उसमें यह है कि सरकार शिवराज जी की 20 बरस से है, उसकी धूल तक नहीं झाड़ी गई उसकी। तो ये सब जगह है जो तो आप कह रहे हो। इसीलिए मैंने सवाल किया था कि क्या ये सब इसके लिए। लेकिन रमेश शर्मा जी, एक और चीज है कि नेता पुत्रों के लिए कोई संदेश है कि जिस प्रकार से टिकट बांटे हैं, परिवारवाद को आराम से तवज्जो दी गई है कि जो जीत सकता है एकमात्र फार्मूला ये, चाहे वो किसी का बेटा हो, बहू हो, नाती हो, पोता हो, दोहेता हो। तो बाकी जो उम्मीदवार है जिनको लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जब आए थे, अमित शाह, कि वंशवाद और परिवारवाद नहीं चलेगा, तो एक पतली गली उनके लिए भी खुल गई इस पहली लिस्ट से। और जो एक गाइडलाइन की संभावना जताई जा रही थी कि बीजेपी एक गाइडलाइन बनाएगी, वो परिवारवाद और सब नहीं चलने देगी इस बार, चाहे उसको जिस तरह से नड्डा जी कह गए थे कि हमें मालूम है कुछ सीटें हार जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी हमारी जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करेंगे। यहाँ फॉलो होते नहीं दिख रही है। मतलब जीत ही एक फार्मूला है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि 5-6 सीटें ऐसी हैं जिस पर भाजपा ने खुद ने अपनी जो गाइडलाइन बनाई थी उससे थोड़ा सा बाहर है। जैसे 2 उम्मीदवार 70+ के हैं, 3 उम्मीदवार 4 उम्मीदवार परिवारों से संबंधित है, परिवार पृष्ठभूमि के कारण ही उनको टिकट मिला है। लेकिन मोटे तौर पर परिवार में यहाँ हमको 2 चीज तो देखना पड़ेगी। एक तो व्यक्ति वो है, चाहे वो भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, किसी प्रभावशाली नेता का पुत्र है इसलिए उसको टिकट मिल रहा। लेकिन एक व्यक्ति वो है जो किसी नेता का पुत्र तो है, लेकिन उसके साथ साथ वो कहीं ना कहीं क्षेत्र में भी सक्रिय है, उसका अपना एक प्रभाव भी है। तो कहीं ना ये जो 3-4 लोग आए हैं, इसमें कहीं ना कहीं वो अपने क्षेत्र में भी सक्रिय रहे। यद्यपि भाजपा में मैं नाम नहीं लूंगा, एक आध नेता 2018 में ऐसे भी रहे जिनका पुत्र सक्रिय नहीं था और उन्होंने उनको टिकट दिया था। तो कुल मिलाकर के, लेकिन फिर भी जो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने नियंत्रण तो किया है, परिवार पर भी नियंत्रण किया हुआ है और उम्र पर भी नियंत्रण किया हुआ है। 70+ के केवल 2 उम्मीदवार हैं इसमें, लेकिन वो दोनों उम्मीदवार वो हैं जो 70+ के हैं। ये एक से तो जिनसे तो मेरा व्यक्तिगत परिचय
भी है, तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल उनका पूरी उम्र हो गई, पूरा जीवन निकल गया संगठन की सेवा करते हुए, तब जाकर के पहली बार उनको टिकट मिला है। तो कुल मिलाकर के निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपवाद के रूप लेकिन में इसको अगर ऐसे लेकिन देखें शर्मा जी कि 39 में से अगर 6 नेताओं परिवार से जुड़े हैं तो 15% हो जाता है, और 2 जो 70 पार के आपने बताया वो 5% हो जाते हैं। लेकिन अभी तो बचे हुए टिकट बंटना है, 190 या 191 टिकट, तो आपको नहीं लग रहा है कि आंकड़ा और बढ़ सकता है? नहीं, निश्चित रूप से बाकी टिकटों में भी कुछ ना कुछ, ये इसमें तो सीमा तो लांघी जाएगी, इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें सीमा लांघी जाएगी। लेकिन मान करके चलिए कि 70% जो टिकट भाजपा के हैं वो उनकी अपनी गाइडलाइन पर ही मिलेंगे। ये मुझे इस सूची को देख करके लग रहा है कि आप अगर अधिकतम 25% या खींच तान करके 30% से ज्यादा टिकट, लेकिन कई बार एक ऐसी चीजें होती हैं, हम अपने जीवन में भी कई ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो किसी अनिवार्य रूप से होते हैं, कई बार हमको कोई विकल्प नहीं दिखता, कई बार ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए जो 270 प्लस का जो टिकट है उसमें से एक जिन्हें मैं जानता हूं, उस सीट पर वही एक ऐसा नाम है जो पार्टी के भीतर के सारे लोगों को एडजस्ट कर लेंगे। जीत हार की मैं नहीं कह रहा हूं, जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जितने ग्रुप हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इसमें किसी को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि एक समय हुआ करता था जब भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ केवल और केवल संगठन के आधार पर चलता था, लेकिन आज थोड़ी बहुत गुटबाजी निचले स्तर पर उनमें दिखने लगी है। तो ऐसी स्थिति में ये जो नाम जो आए हैं वो ऐसे नाम हैं जो सब लोगों को एडजस्ट कर लेंगे और सबको काम में लगा लेंगे, मुझे लग रहा है। इसलिए इस फार्मूले को क्रॉस करके थोड़ा सा आगे टिकट दिया गया है। जी ठीक है सुरेश जी, एक लास्ट आपका 30 सेकंड का कमेंट चाहिए कि जब वंशवाद पे, परिवारवाद पर मोदी जी से लेके हमला, तो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा काम नहीं करेगा। कैसे बीजेपी हमला करेगी कांग्रेस पर, क्योंकि वो तो परिवारवाद से खुद टिकट दे रही है। तो इस मुद्दे को हम विधानसभा में एक तरह से देख सकते हैं कि किनारे रखा रहेगा, लोकसभा में चलेगा। आप तीनों मुझसे वरिष्ठ हैं, मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं। उस राजनेता का नाम बताइए जिसके बेटे बेटी को टिकट दिया गया है, और उस राजनेता की वो हैसियत देख लीजिए जो उस चुनाव क्षेत्र से बाहर हो। आप वंशवाद उसको कह सकते हो, मैं आज आपकी शैली में ही बोल रहा हूं। वंशवाद आप उसको कह सकते हो जो 4 सीटें प्रभावित करने वाली राजनीतिक हैसियत रखता और उसके बेटे को दबाव में आके टिकट दिया गया हो। जिनके नाम आए हैं, उन परिवार के जिनके लोगों को दिया गया है, उनको उसके क्षेत्र के अलावा वो पड़ोस की सीट नहीं जितवा सकते। आप उसको वंशवाद कैसे कह दोगे? उसका अपना प्रभाव है क्षेत्र में, उसके अपने संपर्क हैं क्षेत्र में, जिसका लाभ राजनीतिक पार्टियां लेने की कोशिश करती हैं। अब मान लो दिग्विजय सिंह जी का बेटा है, वो तो वंशवाद माने जाएगा, और शिवराज जी का बेटा वो वंशवाद माना जाएगा। आप बताइए, मेरी कोई राजनीतिक हैसियत ही नहीं है, लेकिन मैं अपने विधानसभा लेकिन कैलाश जी का, गौरीशंकर सेजवार का, गोपाल भार्गव का, नहीं, ये नाम आप क्यों दिलवाना चाहते हैं? ये तो नाम सबको मालूम है। आप इन में से किसी के बेटे को अभी टिकट दी है क्या 39 में? आप ये बताइए ना, नहीं दी है। लेकिन ये भी एक विडंबना है ना शर्मा जी कि इतनी बड़ी पार्टी और उसके पास अगर 3 दशक बाद भी उत्तर के लिए वही पुराना नाम आता है, पिछोर में वही पुराना नाम आपको आजमाना पड़ता है, उन्हीं ललिता यादव को आपको घुमाना पड़ता है। पिछोर का और उत्तर का बहुत राजनीतिक टिप्पणी की बजाय मैं बहुत बेबाक टिप्पणी कर रहा हूं। पिछोर की जो टिकट दी गई है प्रीतम लोधी जी की, जिन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ अनवांटेड टिप्पणी की थी, उस व्यक्ति को टिकट केवल उमा भारती जी की नाराजगी को शांत करने के लिए दी गई है। ये सबको समझना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जहां तक उत्तर का प्रश्न है, तो उत्तर की जो आपसी जूतम पैजार है कि आलोक शर्मा के अलावा कोई भी लड़ेगा, वो बहुत बुरी पोजीशन में चला जाएगा। लेकिन अब समीकरण ऐसे हो गए, दुर्भाग्य से ही जो 3 दावेदार प्रमुख हैं, उनमें से रमेश शर्मा गुट्टू भैया जी जो हैं आज इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूं। एक, इसलिए अब वोट कटने का सिस्टम एक तो यहां खत्म हो गया। दूसरा जो है, रामेश्वर शर्मा जी चुनाव वहां से लड़े थे और हार गए थे, तो ये आरोप लगा था कि आलोक शर्मा ने उनको हरवा दिया। तो अब रामेश्वर शर्मा जी अपनी सीट के लिए सुरक्षित हैं, अपनी सीट पर लड़िए, आपको अब बीच में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आलोक शर्मा के लिए स्थिति ठीक रहेगी। और अगली बात, आपने विशेष रूप से नाम लिया इसलिए एक लाइन बोल रहा हूं। आलोक शर्मा जी यदि चौक में अपने समीकरणों को सुधार लेंगे तो इस सीट को जीतना बहुत आसान है, कोई टेंशन की बात नहीं है। चौक में जो सबसे ज्यादा व्यापारिक क्षेत्र है, उससे जो लाभ वाली परिस्थितियां बनती हैं, यदि उनको रोक लिया जाएगा तो उत्तर जीतने में कोई परेशानी नहीं आती। शर्मा जी माफी चाहता हूं, मैंने अपना समय भी आपको दे दिया। एक बात की यदि अनुमति दे तो
मैं भाई साहब की इस बात से आज पहली बार इत्तेफाक नहीं रख रहा हूं कि भाजपा में निचले स्तर पर गुटबाजी है। कुशाभाऊ ठाकरे जी के समय ही सुंदरलाल पटवा और गैर सुंदरलाल पटवा गुट चलता था, इसलिए गुटबाजी भाजपा में सुंदरलाल पटवा के समय से, कुशाभाऊ ठाकरे के समय से ही है। अभी तो पहली सूची आई है, और भी सूची आएंगी तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। बहरहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी की सूची ने बहुत सारे संदेश दे दिए हैं, बहुत सारे वो फार्मूलों को तोड़ दिया है जो पहले बनाया था, नए फार्मूले गढ़े गए हैं, लेकिन इसके पीछे सिर्फ एक संदेश है, जीतने वाले ही व्यक्ति को टिकट मिलेगा, बाकी के फार्मूले किनारे रख दिए जाएंगे। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।